Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today we will discuss about delta modulation. डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है? डेल्टा मॉड्यूलेशन जो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पल्स मॉड्यूलेशन को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया. वन इज एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, अनदर वन इज डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन. डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर जो टेक्निक्स आती हैं दैट इज पीसीएम पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम डिफरेंशियल पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, डीएम दैट इज डेल्टा मॉड्यूलेशन, देन एडीएम दैट इज एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन. तो इससे पहले हम लोगों ने पीसीएम और डीपीसीएम दो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. देन हमारा जो थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन. ठीक, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन की एग्जिस्टेंस क्यों आई, व्हाई वी यूज डेल्टा मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करता है. ठीक, तो इसके पहले का जो हमारा टॉपिक था, जो हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में जो डीपीसीएम देखा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था डीपीसीएम स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन. ठीक, डिफरेंशियल पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल को इन फॉर्म ऑफ सैंपल्स रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, then by using a difference between present sample and past sample we predict the value of next sample. ठीक है, प्रेजेंट सैंपल और पास्ट सैंपल की वैल्यू के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट सैंपल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं. बात समझ में? ठीक है, और नेक्स्ट सैंपल की जो भी हमारी वैल्यू आती है, नेक्स्ट सैंपल और प्रेजेंट सैंपल के बीच का जो भी डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को हम लोग बाय यूजिंग बाइनरी बिट रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, 2 मिनट अगर मैं आप लोगों को रिकॉल कराऊं पिछला टॉपिक तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सपोज हमारे पास 3 सैंपल है. ठीक, पहले सैंपल का एम्पलीट्यूड है 1 वोल्ट, दूसरे सैंपल का एम्पलीट्यूड है 3 वोल्ट और तीसरे सैंपल का जो एम्पलीट्यूड है वो है 9 वोल्ट, या तीसरे सैंपल का एम्पलीट्यूड मैं बोलता हूं 6 वोल्ट है. सपोज पहले का 1, दूसरे का 3 और तीसरे का 6. ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं स्टार्टिंग में जब डीपीसीएम स्टार्ट करता हूं तो स्टार्टिंग में तो कोई पास्ट सैंपल नहीं होगा, तो पास्ट सैंपल की वैल्यू को हम लोग 0 प्रेडिक्ट करेंगे. एट दैट टाइम हम लोग प्रेजेंट सैंपल 1 को 0 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया, 1 - 0 दैट इज 1. तो हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे बाय यूजिंग बाइनरी बिट. जब अगले सैंपल की तरफ जाएंगे तो 3 - 1 दैट इज 2, तब हमें 2 को रिप्रेजेंट करना होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है. ठीक है, वैसे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आगे अगला सैंपल के एम्पलीट्यूड है 6 वोल्ट, तो हमें क्या करना होगा, 6 - 3 दैट इज 3, तो हमें 3 को रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी में. बात यहां तक समझ में? ठीक, तो इससे क्या होगा कि क्योंकि डिफरेंस हमेशा 2 सैंपल्स के बीच का कम होता है. ठीक है, डिफरेंस 2 सैंपल्स के बीच का कम होता है. इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इच एंड एवरी सैंपल वैल्यू इंडिविजुअली, अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस रिप्रेजेंट करूं तो डेफिनेटली दोनों के बीच का डिफरेंस तो हमेशा कम वोल्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो डीपीसीएम में यही काम किया जाता था कि दोनों के बीच के जो भी डिफरेंस है उसको ट्रांसमिट किया जाता था. ठीक, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, डीपीसीएम इज ऑल्सो नोन एज एन बिट क्वांटाइजर. ठीक, वाई एन बिट क्वांटाइजर, बिकॉज अगर जितने भी सैंपल्स हैं अगर उनके बीच का मैक्सिमम जो डिफरेंस है, अगर वो मैक्सिमम डिफरेंस 4 वोल्ट आ रहा है. ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस की बात कर रहा हूं, जितने भी मेरी सैंपल्स की स्ट्रिंग है अगर मैंने सबके बीच का डिफरेंस लिया और मैक्सिमम डिफरेंस आया अगर 4, तो हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि इस मैक्सिमम डिफरेंस 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की जरूरत होगी. तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जानते हैं कि अगर मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे हर एक सैंपल को मुझे 3 बिट से रिप्रेजेंट करना होगा. ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो बेटा ऐसी कंडीशन पे पीसीएम और डीपीसीएम दोनों एक ही तरफ वर्क करेंगे, क्योंकि पीसीएम में भी हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डीपीसीएम में भी हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि 2 सैंपल्स के बीच का डिफरेंस कभी भी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है. 2 सैंपल्स के बीच में डिफरेंस होता है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट. ठीक है, तो क्योंकि इतना माइनर डिफरेंस होता है तो डेफिनेटली जब मैं उनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कम बिट रिक्वायर्ड होगी. तो इसलिए जो भी हमारा डीपीसीएम है वो बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू पीसीएम टेक्निक्स. बात यहां तक समझ में आई? ठीक, अब जब हम लोग इस डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, तो डेल्टा मॉड्यूलेशन हमारे स्टार्टिंग के जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है डीपीसीएम उससे डिफर करता है. अब वो कैसे डिफर करता है,
आप लोग ऐसा मानिए कि जब हमें किसी भी एनालॉग सिग्नल को अगर मुझे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक, तो अगर मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखूंगा तो सैम्पलिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। सैम्पलिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि दो सैंपल्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो जाएगा। अगर दो सैंपल्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होगा तो डेफिनेटली दोनों सैंपल्स के एम्पलीट्यूड के बीच का भी डिफरेंस बहुत कम होगा। बात यहाँ तक समझ में आई? और वो डिफरेंस इतना कम होता है कि मैं बाय यूजिंग 1 बिट ही उस डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर पाता हूं। ठीक है, तो कभी भी अगर मैं दो सैंपल्स के एम्पलीट्यूड के बीच के डिफरेंस को अगर मैं 1 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो इस टाइप की टेक्निक को हम कहते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो नोन एज 1 बिट मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम हर एक सैंपल को 1 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे होता है हम आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आगे मैं वेवफॉर्म में आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या याद रखना है, अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज 1 बिट क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा मॉड्यूलेशन। वाई इट इज नोन एज डेल्टा मॉड्यूलेशन? बिकॉज जो दो सैंपल्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है और इस माइनर डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं डेल्टा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस मॉड्यूलेशन स्कीम इज नोन एज डेल्टा मॉड्यूलेशन स्कीम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप लोग फीचर्स देख लीजिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फॉर डेल्टा मॉड्यूलेशन वी नीड अ हायर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी को यहाँ पे ओवर सैम्पल्ड इनपुट लिखा गया है। ठीक, हम जानते हैं कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो जब हमें डेल्टा मॉड्यूलेशन के थ्रू अपने किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हमें उस समय सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 FM या 4 FM से भी ज्यादा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज ओवर सैंपल्ड इनपुट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, इसकी जो डिज़ाइन है, जो भी हमारे डेल्टा मॉड्यूलेशन सर्किट के डिज़ाइन है वो हमारी इजी होती है क्योंकि यहाँ पे हर एक सैंपल को सिर्फ हमें 1 बिट से रिप्रेजेंट करना होता है। इनफैक्ट इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमारे DPCM टेक्निक और जो भी हमारी PCM टेक्निक है उससे ईजी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। द इनपुट सीक्वेंस इज मच हायर देन नाइक्वेस्ट रेट। आप ये कैसा भी कह सकते हैं कि जो भी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो मच हायर होती है नाइक्वेस्ट रेट से। एंड व्हाट इज नाइक्वेस्ट रेट? नाइक्वेस्ट रेट क्या होता है? नाइक्वेस्ट रेट मैंने बताया था FS इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FM होता है, ये हमारा नाइक्वेस्ट रेट होता है। तो जब भी हम डेल्टा मॉड्यूलेशन के थ्रू अपने सिग्नल को सैंपल्ड करना चाहेंगे तो उस समय हमें FS की वैल्यू को 2FM से भी ज़्यादा रखनी होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जो भी सर्किटरी है वो काफ़ी इजी होगी क्योंकि हम जानते हैं कि कभी भी अगर हमें एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग डिजिटल डिवाइस, तो हम ट्रांसमीटर साइड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, फॉर दैट पर्पस वी यूज डेल्टा मॉड्यूलेटर। ठीक, तो अगर मैं ट्रांसमीटर साइड मॉड्यूलेशन करूंगा तो डेफिनेटली मुझे रिसीवर साइड इसका रिवर्स प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी मॉड्यूलेशन का प्रोसेस ट्रांसमीटर साइड ही होता है और डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस ऑलवेज रिसीवर के साइड ही होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय यूजिंग स्टेयरकेस आउटपुट हम जो भी डेल्टा मॉड्यूलेशन सिग्नल का आउटपुट है उसे रिप्रेजेंट करता है। ये आगे जब मैं वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करूंगा तब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूंगा ठीक से। ठीक, जो भी स्टेप साइज है मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि दो सैंपल्स के बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है तो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एक स्टेप साइज भी होते हैं, डेल्टा को स्टेप साइज भी कहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम डिफरेंस होता है दो लेवल्स के बीच का। ठीक, जैसा आप लोगों ने क्वांटाइजर में पढ़ा था। बिट रेट इसमें डिसाइड किया जा सकता है। द बिट रेट कैन बी डिसाइडेड बाय द यूजर इन डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग ये सब चीज देख लीजिएगा। इट इज द सिंप्लीफाइड सर्किट ऑफ DPCM। जब मैं DPCM सर्किट को फर्दर और सिंप्लीफाइड करूंगा देन वी गेट DM सर्किट, डेल्टा मॉड्यूलेशन सर्किट। इतना चीज याद रखिएगा। ठीक, अगर बेटा इस पूरे डेल्टा मॉड्यूलेशन को अगर मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले वो देखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो MT है वो इनपुट सिग्नल है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे जब मैंने डेरिवेशन किया है तो MT की जगह मैंने यहाँ पे X ऑफ NFT लिखा है, X ऑफ NFS लिखा है क्योंकि वहाँ पे मैं सैम्पल्ड सिग्नल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस सिग्नल है बिकॉज ये टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने इसको टाइम डोमेन में T लिखा है।
ठीक, डेरिवेशन के टाइम हम उसको डिस्क्रीट माने हैं, दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट एक्स ऑफ एन एफ एस देयर। ठीक है, जब हम लोग डेरिवेशन में देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, तो अगर इसको एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहें तो सिर्फ ये जानिएगा कि हम जो भी इनपुट सिग्नल है वो एम्प्टी है, उसको हम एक एम कैप टी जो हमारा सिग्नल उसके बीच उससे डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस लिए। कंपरेटर एक सर्किट है, कैसे कंपरेटर की डिजाइन की जाती है आप लोगों को मैंने प्रीवियस एक टॉपिक बताया था, व्हेन वी वांट टू डिजाइन अ कंपरेटर सर्किट एट द टाइम वी मॉडिफाई ओप एम्प सर्किट, और जब हम लोग ओप एम्प सर्किटों को मॉडिफाई करते हैं देन वी कैन गेट कंपरेटर सर्किट एज वेल। ठीक है, तब हम लोग कंपरेटर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो जब भी हमारा कंपरेटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कंपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा, जब भी उसके पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट, जो ऊपर वाला जो साइड है बेटा वो पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे वाला जो साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपरेटर की कि कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट अगर नेगेटिव टर्मिनल के इनपुट से ज्यादा है, दैट मीन्स एम्प्टी ज्यादा है, ठीक है, इनपुट सिग्नल ज्यादा है, कभी भी अगर ऐसा होता है तो कंपरेटर का आउटपुट 1 होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर नीचे वाला इनपुट अगर ज्यादा हो गया तो उस समय कंपरेटर का आउटपुट ज्यादा 0 हो जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा, when mt is greater than m cap t at the time we get 1 in the output side of comparator, and when mt is less than m cap t at that time we get 0 एट द आउटपुट ऑफ कंपरेटर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, अब ये मॉड्यूलेटर सर्किट है। ठीक, ये मॉड्यूलेटर सर्किट क्या करता है कि जो भी इनपुट है उसको एक पल्स के साथ मॉड्यूलेट करता है। आप लोगों को यहाँ पे अगर मॉड्यूलेशन समझने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे उसको एक मल्टीप्लायर की तरह 2 मिनट ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, कि अगर हमारे यहाँ पे 1 आएगा बेटा तो डेफिनेटली वो पल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो वो पल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स मुझे एक पल्स स्ट्रीम यहाँ पे मिल जाएगी। बात यहां तक समझ में आई? आप लोग अभी इतना ही समझिएगा। देन यही जो हमारी पल्स स्ट्रीम होती है इसको हम आगे फर्दर, ये जो हमारा ये चैनल है इसमें हम लोग चैनल में ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैनल है और उसके नीचे हमारे ये रिसीवर का सर्किट है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ट्रांसमीटर सर्किट है, ये हमारा चैनल है। देन ये जो नीचे है ये हमारा रिसीवर सर्किट है। ठीक है, अब जैसे बेटा यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को पूरी एक पल्स स्ट्रीम बनी है। जब हम लोग पल्स स्ट्रीम को इस फीडबैक पाथ में एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है, जब हम इंटीग्रेटर में प्रोवाइड करते हैं बेटा तो इंटीग्रेटर क्या करता है, इस पल्स को इंटीग्रेट कर देता है ना। इंटीग्रेट करने का मतलब कि अगर पहली पल्स के बाद में बेटा, पहली पल्स के बाद में अगर पहली पल्स 1 है, 1 के बाद में अगर फिर 1 आ जाएगा तो 1 के बाद एक 1 वोल्ट और ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स एक स्टेयर केस सिग्नल मिल जाएगा हमें। बात यहां तक समझ में? 1 के बाद अगर 0 आ जाएगा तो फिर से 0 आ जाएगा। 1 के बाद अगर लगातार मान लो बेटा, अगर ये इंटीग्रेटर में यहाँ पे अगर मैं लगातार 1 1 1 1 1 आ रहा है तो इंटीग्रेटर का आउटपुट एक स्टेयर केस, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की स्टेयर केस मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर पहली बार मैं 1 से कंपेयर कर रहा हूं तो अगली बार 2 से कंपेयर करूंगा, अगली बार 3 से कंपेयर करूंगा, अगली बार 4 से कंपेयर करूंगा। आप लोग यहाँ ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज है, जब जो भी इसका इनपुट है इंटीग्रेटर का आउटपुट, इंटीग्रेटर से पास कर, इंटीग्रेटर का जो इनपुट है इंटीग्रेटर के से पास होने के बाद वो समड अप होने लगता है। समड अप कहने का मतलब कि वो ऐड होने लगता है, ऐड होता है, और जो भी इंटीग्रेटेड उसका जो भी आउटपुट है वो कंपेयर होता है फिर अगेन एम्प्टी से, इनपुट सिग्नल से। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है ट्रांसमीटर साइड का। वैसे ये हमारा रिसीवर साइड का डायग्राम है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि ट्रांसमीटर साइड का डायग्राम रिसीवर साइड का डायग्राम जनरली वाइस वर्सा होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीग्रेटर यूज किया था, इसलिए ये जरूरत हमें रिसीवर साइड भी पड़ती है कि रिसीवर साइड भी इंटीग्रेटर का जस्ट अपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं कोई एलिमेंट आपस में कनेक्ट करूँ। ठीक है, ये तो मैंने इंटीग्रेटर को, ये जो भी सर्किटरी इसको मैंने बाय यूजिंग एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक, इसको आगे एक इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है जो जनरली बुक में मेंशन होता है, हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, इसी वेव फॉर्म से आप लोग इस डेल्टा मॉड्यूलेशन को पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं इसकी वेव फॉर्म क्या है। अगर मैं इसके वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने एक साइनोसॉइडल सिग्नल दिख रहा है, आप लोगों को पता होगा कि डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी साइनोसॉइडल सिग्नल हुआ ये हमारा इनपुट सिग्नल हुआ हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर में, इसी को तो हमको कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले सैम्पलर से सबसे पहले हमने
इसको नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हमने इसको सैंपल्ड किया, ठीक है। नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा में अगर हम सैंपल करेंगे तो डेफिनेटली दो सैंपल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। दो सैंपल्स के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ही कम हो जा रहा है बेटा, आप लोग देखिएगा, दो सैंपल्स के बीच का बहुत ही डिफरेंस अगर हमारा कम हो जा रहा है, मतलब दो सैंपल्स अगर पास पास है, तो आपके दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच का भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, वो भी बहुत ही कम है या बहुत ही लो है, जिसके कारण जब मैं इसको डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बाय यूजिंग डेल्टा मॉड्यूलेशन, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो स्टेयर केस है, ये जो हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये हमारा एमटी है, अगर आप लोग प्रीवियस डायग्राम को ध्यान दें, ठीक। और ये जो हमारा स्टेयर केस है बेटा, वो हमारा एम कैप टी है, ठीक। तो जब एम कैप टी हमारा एम टी से ग्रेटर होगा, तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि कंपैरेटर का आउटपुट होगा 0, ठीक। 0 मल्टीप्लाई होगा उस पल्स से, तो हमें आउटपुट पे 0 आई मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ में एक बार आप लोगों को ये जो स्टेयर केस है वो नीचे की तरफ आप लोगों को दिखी, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब आप अगर इस पॉइंट पे डिस्कस करें तो यहाँ पे जो स्टेयर केस है उसका एम्पलीट्यूड हुआ ये वाला, और जो भी एनालॉग एम्पलीट्यूड हुआ वो हुआ ये वाला। तो यहाँ पे जो भी एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है इस पर्टिकुलर टाइम में, एनालॉग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इस स्टेयर केस के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। तो जब भी एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड स्टेयर केस के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, तो जो भी हमारा कंपैरेटर का आउटपुट है वो हमारा 1 होगा। तो कंपैरेटर का आउटपुट 1 होगा, तो वो पल्स से मल्टीप्लाई होने के बाद या मिक्स होने के बाद हमें एक पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करेगी, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर से अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे फिर से मैं स्टेयर केस को कंपेयर करूंगा, जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर इस पर्टिकुलर डेस्ड वाले टाइम में देखिए, यहाँ पे ये स्टेयर केस का एम्पलीट्यूड हुआ, ये हमारा एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड हुआ। क्योंकि एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेयर केस, तो हमें आउटपुट कंपैरेटर का आउटपुट मुझे 1 मिलेगा, तो कंपैरेटर का आउटपुट 1 मिलेगा, तो फिर से मुझे एक पॉजिटिव स्टेयर केस यहाँ पे मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं बेटा, तो इस टाइप की हमें एक स्टेयर केस मिलती है डेल्टा मॉड्यूलेशन के आउटपुट में। बात यहां तक समझ में आई। तो अब आप यहां पे देखिएगा कि जो भी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली स्टेयर साइज होती है ना, जो जिसका एम्पलीट्यूड पिछले के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है, उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ नहीं रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर मैं ये वाले एम्पलीट्यूड को देखूं तो वो इस वाले एम्पलीट्यूड से कम है, तो मैं इसको 0 रिप्रेजेंट करूंगा। ये वाला ज़्यादा है तो मैंने 1 रिप्रेजेंट किया, ये वाला इससे ज़्यादा है तो मैंने अगेन 1 मेंशन किया, ये वाला इससे ज़्यादा है तो मैंने इसको अगेन मेंशन किया, लेकिन ये वाला एम्पलीट्यूड इससे कम है तो मैं इसको 0 मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, हर एक सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, जितने भी सैंपल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट्स का यूज करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ 1 बिट का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन जब हम लोग डीपीसीएम का देखते थे तो वहाँ पे एन बिट का यूज करना पड़ता था, और जब हम लोग पीसीएम में देखते थे तो वहाँ पे तो पिक टू पिक वैल्यू पर डिपेंड करता था कि हमारा जो भी पिक एम्पलीट्यूड है वो कितना जा रहा है। यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड का, साइनोसॉइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना भी ज्यादा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बाय यूजिंग डेल्टा मॉड्यूलेशन उसको 1 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा एडवांटेज होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन का, कि डेल्टा मॉड्यूलेशन में जब हम सैंपल को 1-1 बिट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो 1-1 बिट से रिप्रेजेंट करने के कारण जो हमारे बिट स्ट्रिंग होगी वो भी छोटी होगी। अगर हमारी बिट स्ट्रिंग छोटी होगी तो जो चैनल के बिट रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी, ठीक। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर मैं इसी डेल्टा मॉड्यूलेशन सर्किट, डेल्टा मॉड्यूलेटर को अगर मैं एक और सर्किट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक। जनरली बुक में ये वाले ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बताने से पहले मुझे ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को बताना ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि वहाँ से ही आपको क्लियर होगा, ठीक। यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, अगर मैं अपने प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम से कंपेयर करूँ बेटा, तो ये हमारा कंपैरेटर है, ठीक है। 1 बिट क्वांटाइजर मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आएगा उसको 1 बिट से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, क्लियर बात। और यहाँ पे ये इसका आउटपुट है, ये एक डिले सर्किट में जा रहा है, ये डिले सर्किट में जा रहा है, एक डिले के बाद वो फिर से इनपुट में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर कर पाएं। यही चीज तो हमारे डीपीसीएम में भी हुआ था, लेकिन डीपीसीएम में 2 सैंपल्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता था तो हम उसको 1 बिट से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने नाइक्विस्ट रेट से ज्यादा सैंपलिंग में इसको सैंपल किया है, इसलिए 2 सैंपल्स के बीच का डिफरेंस कम है, और 2 सैंपल्स के बीच का डिफरेंस कम होने के कारण 2 सैंपल्स के एम्पलीट्यूड का भी डिफरेंस कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बाय यूजिंग 1 बिट से इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
ठीक है। जब भी आप ये वाला ब्लॉक डायग्राम देखें तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो आगे इसी चीज को मैंने, इसी पॉइंट्स को मैंने थ्योरी में रिप्रेजेंट किया है। जैसे ये जो एक्स ऑफ एनटीएस है, कभी भी एनटीएस रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट वैल्यू। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने सिग्नल को पहले से ही सैंपल कर लिया है, लेकिन प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम जो मैंने देखा था वहां पे मैं एम्प्टी किए लिखा था। एम्प्टी मतलब हमारा सिग्नल अभी कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमने अपने सिग्नल को पहले से सैंपल कर लिया है, ठीक। तो हर एक सैंपल को प्रीवियस सैंपल के साथ कंपेयर करूंगा। अगर ये वाला सैंपल प्रीवियस से बड़ा है तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा। यहाँ पे प्लस डेल या माइनस डेल मिलता है बेटा। अगर मुझे यहाँ पे प्लस डेल्टा मिलेगा तो 1 बिट क्वांटाइजर उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देगा। 1 बिट क्वांटाइजर उसको अगर यहाँ पे देख बेटा, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस अगर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका और इसका दैट इज एक्स ऑफ एनटीएस माइनस एक्स कैप ऑफ एनटीएस, अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको एरर सिग्नल कहा जाता है। अगर ये एरर सिग्नल पॉजिटिव होगा तो मुझे इसके आउटपुट है प्लस डेल्टा मिलेगा। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव है तो मुझे यहाँ पे माइनस डेल्टा मिलेगा, ठीक है। तो जो भी प्लस डेल्टा होता है, प्लस डेल्टा को डेल्टा मॉड्यूलेटर एज अ 1 ट्रीट करता है, माइनस डेल्टा को डेल्टा मॉड्यूलेटर एज अ 0 ट्रीट करता है, ठीक है। और जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो अगेन कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पे समर में देंगे, और समर क्या करेगा, वो एक डिले टाइम के बाद फिर से उसको इनपुट से कंपेयर करेगा, ठीक है। और अगली बार वो उसको ऐड ऑन करते जाएगा, तभी तो एक बार मैं 1 से कंपेयर करूंगा, फिर अगली बार 2 से कंपेयर करूंगा, अगली बार 3 से कंपेयर करूंगा। अगर ये वाला पाथ नहीं लगा होता तो हर बार तो मैं किस से कंपेयर करता, हर बार तो मैं 1 से ही कंपेयर करता, तो कोई हमारे सिग्नल जो कोई भी हमारे सर्किट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो इसके बाद की जो थ्योरी है, जैसे जो भी मैंने इसके बाद के जो पॉइंट्स मेंशन किए, मैंने यही सब चीज़ें मेंशन की है कि एक्स ऑफ एनटीएस क्या है, ये हमारे इनपुट सिग्नल की डिस्क्रीट वैल्यू है। हमने ओवर सैंपल किया, ओवर सैंपल दैट मीन्स सैंपल वी कंसिडर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मच हायर देन नाइक्विस्टेड, दैट्स व्हाई वी राइट हियर ओवर सैंपल्ड सिग्नल। ईपीटीएस हम एरर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईक्यूटीएस हम अपने क्वांटाइजर के आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम लोगों ने वीएनटीएस भी कहा है, इसी को हम डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट कह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी ब्लॉक डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया था उसी को मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन किया। या आप जब थियोरेटिकल नोटेशन देखेंगे या जब आप इसका डेरिवेशन लिखेंगे, मेंशन करेंगे, स्टडी करेंगे, तब आप लोगों को ये सब काम आएगा, ठीक है। तो जितना भी इसका नोटेशन है, जो भी मैंने ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था, सब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ। जैसे जो भी एरर सिग्नल है वो दोनों के बीच का डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, क्लियर है। अब दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, जो भी हमारा एक्स कैप ऑफ एन टी एस है, उसको मैंने यू एन माइनस 1 टी एस लिखा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो भी हमारा, आप अगर इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ से देखेंगे तो इसका जो आउटपुट यहाँ पे जो है, इसका जो आउटपुट है बेटा वो यू एन टी एस है, दैट मीन्स वो एक स्टेप सिग्नल है, ठीक है। स्टेप सिग्नल जब डेल्टा मॉड्यूलेटर से पास होती है तब ये जो यू एन टी एस है वो यू एन माइनस 1 टी एस हो जाती है, ठीक है। ये जो यू एन टी एस है जब वो डेल्टा डिले सर्किट से पास होगी तब ये जो यू एन टी एस है वो यू एन माइनस 1 टी एस के फॉर्म में आ जाती है। बात यहाँ तक समझ में आई। तो अगर बेटा लगातार यहाँ पे हमारा प्रेजेंट एम्पलीट्यूड पिछले एम्पलीट्यूड से ज़्यादा होता जाएगा ना, तो हमेशा जब मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, जब मुझे ऑलवेज यहाँ पे प्लस डेल्टा मिलेगा, तब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो आउटपुट होगा वो एक स्टेयर केस के फॉर्म में बनता जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। तो इसका जो भी थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है मैंने यहाँ पे थ्योरी में मेंशन कर लिया। नोटेशन जो भी है आप यहाँ पे एक बार इसको चेक कर सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं, ठीक है। आप लोग स्लाइड को एक बार पीछे मूव कर लीजिएगा। वीएनटीएस हमारा क्या है, वीएनटीएस हमारा जो भी वीएनटीएस हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है, जब मैं उसको डिले से पास करता हूँ तो उसको मैं VN-1 TS कह सकता हूँ, या फिर जो हमारे जब मैं UNTS ले रहा हूँ तो सारी चीज़ों को मैं NTS रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मैं UN की जगह N-1 ले रहा हूँ तो सारी चीज़ों को मैं N-1 से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। ये सब जो भी डेरिवेशन पार्ट है आप यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म रिप्रेजेंट किया गया बेटा SIG। ये SIG रिप्रेजेंट करता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन क्यों यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेटर। अगर आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेटर में मैंने क्या बताया था कि अगर लगातार हमारे पास पल्स 1-1 बनाएंगे तो हमारा एक एम्पलीट्यूड दूसरे एक सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बाद अगर मेरा फिर से 1 आता है तो अगला एम्पलीट्यूड का स्टार्टिंग पॉइंट उसके एम्पलीट्यूड के का सबसे हायर पॉइंट होगा, है ना। मतलब एक स्टेयर केस टाइप का मुझे सिग्नल मिलते जाएगा। बात समझ में आए। तो अगर मैं कोई स्टेयर केस सिग्नल रिप्रेजेंट करता हूं तो सिग्नम फंक्शन भी तो हमारा ऐसा ही होता है,
ठीक है। सिग्नम फंक्शन हमारा एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट है ये एक सिग्नम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशंस आप देख लीजिएगा। ये हमारे जो भी ब्लॉक डायग्राम मैंने मेंशन किया था, ब्लॉक डायग्राम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये सारे इक्वेशंस रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट इनपुट ऑफ डिले यूनिट इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट ऑफ डिले यूनिट प्लस प्रेजेंट क्वांटाइजर आउटपुट। अगर आप इसकी प्रीवियस स्लाइड को पीछे ले जाके अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो जो भी सर्किट हमने बनाया है उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है बस, ठीक है। ये हमारा मेनली थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब अगर मैं मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ ट्रांसमीटर साइड, एट दैट टाइम हम ये ज़रूरी है कि मैं रिसीवर साइड डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस अप्लाई करूँ, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन की मुझे सर्किटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन की सर्किटरी में क्या क्या रिक्वायर्ड है, लो पास फिल्टर होगा, समर होगा, डिले सर्किट होगा, और जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट होंगे उनको मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जब हम लोग DPCM टेक्निक पढ़े थे तो वहाँ पे प्रिडिक्टर फिल्टर का यूज़ किया जाता था फीडबैक पाथ में। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिडिक्टर सर्किट हम एक डिले सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखना चाहें तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम होता है, और क्योंकि इसकी जो सर्किटरी है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड एज कम्पेयर टू DPCM, तो ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक। अब इसमें जो भी आप यहाँ पे देख लेंगे, जो भी हमारा डिले मॉड्यूलेटर का डेल्टा मॉड्यूलेटर का जो भी आउटपुट होगा वही तो डेल्टा डी मॉड्यूलेटर का इनपुट होगा। तो VN हमारा आउटपुट था डेल्टा मॉड्यूलेटर का, तो वो हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एक समर है। ये समर हमारा क्या कर रहा है कि ये जो हमारा इनपुट है और जो हमारा डिलेड इनपुट है दोनों के बीच में सम अप करेगा। दैट मीन्स मान के चलो अगर बेटा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है तो अगली बार यहाँ पे 6 वोल्ट मिलेगा, क्लियर है। तो अब अगली बार यहाँ पे फिर से 1 है और यहाँ पे 6 है तो अगली बार आउटपुट में 7 वोल्ट मिलेगा। अगली बार यहाँ पे 7 है और इनपुट में 1 है तो अगली बार में यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा। बात समझ में आई? तो आउटपुट में क्या मिलने लगा मुझे, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक एनालॉग वेवफॉर्म फ्रेम होते जा रही होगी आउटपुट साइड में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका जो डिले मॉड्यूलेशन का। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी नोटेशन का यूज़ किया गया है, सारे नोटेशन को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे डायग्राम में चेक कर सकते हैं, सारे नोटेशन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। डेल्टा और आउटपुट में हमें लो पास फिल्टर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कभी भी डिजिटल सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें कुछ नॉइस मर्ज हो जाती है, और कभी भी हम अगर रिसीवर में किसी भी सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये उसके लो पास फिल्टर या किसी भी फिल्टर का यूज़ करके, जनरली हम लोग लो पास फिल्टर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे जो मैसेज सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो लो पास फिल्टर से पास करके सिर्फ हम मैसेज फ्रिक्वेंसी को आउटपुट में रिसीव करते हैं, बाकी जो भी नॉइस सिग्नल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ थियोरेटिकल पार्ट हुआ जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब अगर इसका एडवांटेज पूछा जाए इसके ऊपर तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। पहला तो ये 1 बिट में रिप्रेजेंट करता है सारे सैंपल को, तो क्योंकि 1 बिट में रिप्रेजेंट करेगा तो डेफिनेटली चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। इसका सर्किट आप देखेंगे तो इसका सर्किट ईजी होता है एज कम्पेयर टू DPCM, ठीक है। ये सब एडवांटेज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही एडवांटेजियस है। इसमें 2 टाइप के एरर भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट एरर इज नोन एज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एंड सेकेंड एरर इज नोन एज ग्रैन्युलर नॉइज डिस्टॉर्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर हैं जो डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों एरर्स को मैं अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन तब ऑकर होता है जब हमारे स्टेप साइज कम होती है। ग्रैन्युलर नॉइज डिस्टॉर्शन तब ऑकर होता है जब हमारे स्टेप साइज हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। इनको मैं अच्छे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।